welcome to Perfection IS. My name is Dhanisha Beniwal and this is our third lecture in the Current Affairs Revision Series for the section Science and Technology. तो देखते हैं कि पहला न्यूज़ कौन सा है. The first news is about the solar eclipse. ठीक है. So 25 अक्टूबर 2022 को इंडिया और बाकी सारे देशों ने एक पार्शियल सोलर इक्लिप्स को ऑब्जर्व किया. तो अब हमें जानना है कि ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स क्या होता है. क्लियर. एक तो यहाँ पे दो टर्म है, एक तो पार्शियल है, दूसरा है सोलर इक्लिप्स. सबसे पहले हम समझते हैं कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है. देखिए, ये जो हमारी अर्थ है और ये है हमारा सन. क्लियर. अब अर्थ जो है वो सन की तरफ रिवॉल्व करती है और जो मून है वो अर्थ के तरफ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में. लेकिन जब ऐसा होता है कि जो मून होता है वो अर्थ की तरफ रिवॉल्व करते करते सन और अर्थ के बीच में इस पोजीशन पे आ जाता है, तो एक्चुअली क्योंकि सन तो बहुत दूर है तो उसका जो साइज है वो मतलब मैटर नहीं करता उस टाइम पे, क्योंकि उसका डिस्टेंस इतना ज़्यादा है. तो जब ये अर्थ और सन के बीच में आ जाता है मून, तो ये सन को जो है इस तरीके से कवर कर लेता है. राइट. तो डिपेंडिंग अपॉन कि सोलर इक्लिप्स ईयर के किस टाइम पर हो रहा है उसके हिसाब से ही सोलर इक्लिप्स या तो पार्शियल होता है या फिर वो एन्युलर होता है या फिर वो टोटल होता है. सो एन्युलर सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस अरेंजमेंट कुछ इस तरीके की रिंग दिखाई देती है, एक रिंग फॉर्म हो जाती है. पार्शियल में जो मून है वो सन को केवल हाफ ही कवर कर पाता है और टोटल सोलर इक्लिप्स में जब ये दोनों परफेक्टली अलाइन होते हैं तो जो सन है वो मून से बिल्कुल कवर हो जाता है और कुछ टाइम के लिए क्या होता है, अंधेरा हो जाता है. सो जो टोटल इक्लिप्स होता है उसमें फुली ब्लॉक कर देता है मून सन के ब्राइटनेस को, और पार्शियल में जो है अर्थ और सन मून दोनों आप अलाइन नहीं होते हैं, तो इस वजह से जो सन है वो मून की शैडो से ही कवर हो पाता है. और एनुलर सोलर इक्लिप्स में जो है, क्योंकि मून जो है अर्थ से वो फारदेस्ट लोकेशन पे होता है, इस वजह से रिंग ऑफ फायर का एक फायर के जैसी रिंग बनती है जिसको बोलते हैं एनुलर रिंग, और इसी को बोलते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द संपूर्णानंद टेलीस्कोप. सो बेसिकली एट अ वर्कशॉप जिसमें 50 years ऑफ इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ 104 सेंटीमीटर संपूर्णानंद टेलीस्कोप के 50 years को सेलिब्रेट किया जा रहा था. जो गवर्नर ऑफ उत्तराखंड है उन्होंने स्ट्रेस किया, उन्होंने ये बात कही कि उसके फ्यूचर के बारे में भी जो है हमें सोचना है. तो संपूर्णानंद टेलीस्कोप कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है. क्लियर. और इसका अपर्चर साइज कितना है, 104 सेंटीमीटर. जब भी कोई टेलीस्कोप होता है और उसके साथ में अगर कोई नंबर जोड़ करके उस टेलीस्कोप का नाम लिया जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो उस टेलीस्कोप के अपर्चर का साइड है. अपर्चर क्या होता है, जैसे ये मान लेते हैं ये टेलीस्कोप है और यहाँ पर लगा हुआ है लेंस. तो लेंस का मतलब है कि लेंस के फोकल लेंथ से लेकर के उसके सेंटर पॉइंट तक जो उसका साइज होता है उसको कहा जाता है अपर्चर. यानी कि बेसिकली वो पोर्शन जो कि आपके लिए सेलेस्टियल बॉडीज को ऑब्जर्व करेगा और इमेजेस को कैप्चर करेगा. सो बेसिकली भारत का एक टॉप नॉच टेलीस्कोप है जो कि नैनीताल के नज़दीक एक मनोरा पीक के आसपास इसको सेटअप किया गया था बाय एरीज. क्लियर. इसको 1972 में सेटअप किया था, लेकिन हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो है विभाजन हो गया था उसका, तो अभी फिलहाल ये उत्तराखंड में है. मगर इसको 1972 में क्लोज टू मनोरा पीक एक टेलीस्कोप जो है सेटअप किया गया था. इसको काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया है कॉमेट्स के ऑब्जर्व करने के लिए, वेरियस स्टार्स को ऑब्जर्व करने के लिए, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई को ऑब्जर्व करने के लिए, ऑकल्टेशन बाय प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, स्टार फॉर्मिंग इवेंट्स हो गए, ट्रांजिएंट इवेंट्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारी चीज़ों के ऑब्जर्व करने के लिए इसको क्या है, यूज़ किया गया है. सैटर्न के अराउंड जो रिंग की डिस्कवरी हुई थी उसमें भी संपूर्ण टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन थी. यूरेनस के अराउंड भी रिंग को ऑब्जर्व करने के और फाइंड करने की जो कंट्रीब्यूशन है, ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन था, वो संपूर्णानंद टेलीस्कोप से ही पॉसिबल हो पाया.
सो जो एरीज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंटेशन और साइंटिफिक स्किल्स ने एरीज को, जिसको बोलते हैं आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उसको उसी की वजह से जो है कुछ ऐसी इंटरनेशनल फैसिलिटीज जो है, नेशनल एंड इंटरनेशनल फैसिलिटीज, जैसे कि 3.6 डॉट हो गए, 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एट देवास्थल, ये भी उत्तराखंड में है। बेसिकली हिली एरियाज में टेलीस्कोप को इसीलिए सेटअप किया जाता है ताकि जो आर्टिफिशियल लाइटनिंग है उसकी वजह से सेलेस्टियल बॉडीज के ऑब्जर्वेशन में कुछ डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट न्यूज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चंद्रयान 3 से रिलेटेड। ठीक है, तो भारत ने चंद्रयान 1 लॉन्च कर चुके थे, चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया। ठीक है, अब हम क्या है, चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाले हैं। इसे अगस्त 2023 में लॉन्च किया जाएगा। सो बेसिकली जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसका ये 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन होगा। सो बेसिकली इसरो ने क्या किया है, स्पेसक्राफ्ट का जो डिजाइन है उसको चेंज कर दिया है ताकि सॉफ्ट लैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके। देखिए चंद्रयान 2 में मिशन क्या था, बेसिकली हमको चंद्रयान 2 में जो मून है उस पर हमें अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी, मगर हुआ ये, लैंडर की क्या है, क्रैश लैंडिंग हो गई और हमें मून के साउथ पोल पर जो है लैंडिंग करवानी थी। क्लियर, एक सॉफ्ट लैंडिंग मून के साउथ पोल पे करवानी थी, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था। जो हमारा लैंडर था वो क्रैश कर गया था। तो ये मिशन था चंद्रयान 2 का, मगर मिशन जो है कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं रह पाया। इस वजह से अब हमें मिशन 3 यानी कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की जरूरत है। सो बेसिकली चंद्रयान 3 जो है वो मून के सरफेस को स्टडी करेगा और ऐसे पार्ट्स को स्टडी करेगा जिन्होंने बिलियन ऑफ ईयर्स से सनलाइट नहीं देखी है। कहने का मतलब है कि मून का सिर्फ एक पर्टिकुलर हिस्सा ही है जो सनलिट होता है। अगर मून के हम सदर्न जोन की बात करें तो मून की हमेशा क्या है, एक डार्क साइड भी होती है, जो जहां पर सूरज की जो लाइट है वो नहीं पहुंचती है। उसी एरिया को स्टडी करने के लिए ये जो टेलीस्कोप है इसको वहां पर ये जो मिशन है इसको सेंड किया जाएगा। सो साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि बहुत सारी आइस एंड बहुत सारे मिनरल स्टोर्स जो है वो मून के इस डार्क साइड पर हैं। सो जो एक्सपीडिशन होगी अंडर चंद्रयान 3 वो फोकस करेगी ना केवल सरफेस को स्टडी करने के लिए बल्कि सब सरफेस एंड एक्सोस्फीयर को भी स्टडी किया जाएगा। रोवर जो है 100 किलोमीटर फ्रॉम द लूनर ऑर्बिट क्या करेगा, फोटोग्राफ लेगा। सो जैसे कि ये मून है और यहाँ पर इसका ऑर्बिट है, तो ये जो ऑर्बिटर होगा, ऑर्बिटर का मतलब है वो जो मून के आसपास घूमता रहेगा। तो ये जो ऑर्बिटर है मून के आसपास जो है घूमेगा और लगभग सन सरफेस के 100 किलोमीटर के से फोटोग्राफ लेगा। चंद्रयान 3 मिशन में जो है उसमें 4 थ्रॉटल एबल इंजन्स लगाए जाएंगे, किसमें, लैंडर में। लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर भी जो है इंस्टॉल किया जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इसरो का एक और मिशन है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल। अब ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल क्या है? सो इसरो जो है उसने जो करंट सिस्टम है जो कि PSLV है उसको रिप्लेस करने के लिए ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का जो है यूज किया है। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द इसरो ये जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है एक 3 स्टेज कॉस्ट इफेक्टिव रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल होगा। बेसिकली जो इसरो का जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है वो लगभग 10 टन तक जो वेट है उसे अर्थ के जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है। NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का जो प्रपोजल है वो बूस्टर स्टेजेस में होगा जिसमें सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन का यूज किया जाएगा, जैसे कि लिक्विड ऑक्सीजन को एज अ ऑक्सीडाइजर यूज किया जाएगा और रिफाइंड केरोसिन को एज अ फ्यूल यूज किया जाएगा। तो बेसिकली सेमी क्रायोजेनिक
फ्यूल जो है यूज़ किया जाएगा। काफ़ी सिंपल और स्टडी डिज़ाइन है इसका। इसी वजह से इसको बल्क में प्रोड्यूस किया जा सकता है। सिस्टम में वर्सटैलिटी इंट्रोड्यूस की जा सकती है एंड क्विक टर्न अराउंड भी इस सिस्टम का रहेगा। बेसिकली इसरो जो है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, डीप स्पेस मिशन, फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड कार्गो मिशंस को लॉन्च करने के लिए यूज करेगा। The next news that we are going to discuss is about the Vyomitra. So basically Indian Space Research Organization ने एक ह्यूमेनॉइड क्रिएट किया था जिसका नाम है व्योमित्रा। सो व्योमित्रा है क्या? देखो ये एक आर्टिफिशियल अनेबल्ड रोबोट एस्ट्रोनॉट है, यानी कि हाफ ह्यूमेनॉइड है। इसका सिर्फ क्या है, ऊपर का पोर्शन है, नीचे जो लोअर लिम्स का पोर्शन है वो नहीं बनाया गया, सिर्फ इतना ही पोर्शन है व्योममित्रा का। और इन्हें बनाया गया है ताकि इसरो के आने वाले मिशन यानी कि गगनयान में एस्ट्रोनॉट्स के हेल्प करने के लिए जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनेबल्ड रोबोट है वो है व्योममित्रा। सो बेसिकली व्योममित्रा में एबिलिटी है कि वो बोल सकती हैं, देख सकती हैं और फेशियल एक्सप्रेशंस बना सकती हैं। सो ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स व्योममित्रा को दिए गए हैं एंड इनका जो IISU डिज़ाइन है उसे इट्स नॉट IISU, यस। सो IISU जो इंस्टीट्यूट है उसने इसको डिज़ाइन किया है, बिल्ड किया है और एक इंटीग्रेटेड रोबोट सिस्टम बनाया गया है, राइट। सो इसरो का जो थुम्बा बेस्ड विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है उसने इसके फिंगर्स को प्रोड्यूस किया, यानी कि डिफरेंट इसरो के इंस्टीट्यूट ने डिफरेंट पार्ट्स बनाए व्योममित्रा के एंड देन फाइनली ह्यूमेनॉइड को असेंबल करके एस्ट्रोनॉट्स के हेल्प के लिए जो है इनको प्रिपेयर किया गया है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट की ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो इससे पहले कि हम अपने गगनयान मिशन में ह्यूमंस को सेंड करें, हम चाहते हैं कि हम वहाँ का एटमॉस्फेयर को स्टडी कर लें सो दैट अगर हमारे को कुछ चेंजेस करने हैं अपने मिशन में तो हम वो कर सकें। सो बेसिकली एक अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएगी बिफोर गगनयान मिशन और उसी टेस्ट फ्लाइट में क्या है, व्योममित्रा को भी सेंड किया जाएगा फॉर द स्टडी पर्पज। व्योम का मतलब जो होता है इट इज रिलेटेड विद द स्पेस एंड मित्रा का मतलब होता है फ्रेंड, तो यानी कि स्पेस फ्रेंड हैं ये। सो इसरो का जो इनर्शियल सिस्टम यूनिट है उन्होंने मर्ज किया था कंप्यूटर के साथ ब्रेन टू रीड कंट्रोल पैनल्स ऑफ द अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट्स। कहने का मतलब है ये जो इनर्शियल सिस्टम यूनिट है इन्होंने क्या किया है, बेसिकली एक तरीके का कंप्यूटिंग सिस्टम डिजाइन किया है जो कि ब्रेन की तरह फंक्शन करेगा ताकि जो अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट्स के कंट्रोल पैनल्स हैं उनको रीड कर सके, क्लियर, एंड इसरो की बेस स्टेशन के साथ क्या कर सके, इंटरैक्ट कर सके। इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन जो है उसी को गगनयान कहा गया है। बेसिकली गगनयान जो है भारत से 3 एस्ट्रोनॉट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में सेंड करेगा, यानी कि लगभग सरफेस से 400 किलोमीटर, और फिर उसके बाद उन्हें वापस भी लेकर आना है सेफली, क्लियर। तो इसी वजह से इसरो जो है पॉड टेस्ट कंडक्ट कर रहा था, क्रू इवैक्यूएशन एंड क्रू एस्केप टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। तो बहुत सारे टेस्ट जो है इसी मिशन से रिलेटेड कंडक्ट किए गए थे। सो बिफोर द ह्यूमन मिशन गगनयान चाहता है कि गगनयान मिशन में 2 अनमैन्ड मिशंस को क्या है, भेजा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स में दिए गए नोबेल से रिलेटेड। तो बेसिकली इस जो 2022 का नोबेल प्राइज था इन फिजिक्स उसको क्वांटम मैकेनिक्स में दिया गया है एंड क्वांटम मैकेनिक्स के 3 साइंटिस्ट हैं, जॉन क्लाउजर, एलाइन एस्पेक्ट एंड एंटोन ज़िलिंगर। सो इन सभी को जो है क्वांटम मैकेनिक्स में एंटेंगल्ड फोटॉन्स के फिनोमिना के लिए जो है नोबेल प्राइज दिया गया है, ताकि जो एंड प्रूविंग द वायलेशन ऑफ द बेल इनइक्वालिटीज इसके लिए दिया गया है एंड पायोनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। सो बेसिकली ऑल इन ऑल ओवरऑल देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स में इस बार का फिजिक्स प्राइज जो है मिला है। अब अगर हम ईच साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन की बात करें इस फिजिक्स के नोबेल प्राइज में, सबसे पहले हम जॉन क्लाउसर की बात करते हैं। तो इन्होंने एंटेंगल फोटॉन्स के फिनोमिना के लिए काम किया है एंड एलाइन एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक क्रूशियल लूप होल को क्लोज कर दिया है, यानी कि बेसिकली उन्होंने कुछ पैरामीटर्स को चेंज किया
किया आफ्टर एन एंटेंगल्ड पेयर। एंटेंगल्ड पेयर मतलब ये फोटॉन्स का ही एंटेंगल्ड पेयर की बात कर रहे हैं। एंड फिर ये देखना चाह रहे थे कि उनकी जो एंटेंगल फोटॉन से जो इमिशन है वो आउटकम को इम्पैक्ट करते हैं कि नहीं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एंटोन ज़िलिंगर। तो एंटोन ज़िलिंगर ने एंटेंगल क्वांटम स्टेट्स को स्टडी किया एंड उन्होंने ये देखा कि टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है एंड क्वांटम स्टेट जो है बिटवीन पार्टिकल्स वो ट्रांसमिट कर सकती है इंफॉर्मेशन को, यानी कि टेलीपोर्टेशन का उन्होंने फिनोमिना स्टडी किया है क्वांटम मैकेनिक्स में। सो बेसिकली ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में जो है वर्क किया है। सो ये इनके नाम है एलाइन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर एंड एंटोन ज़िलिंगर। ये नोबेल प्राइज है 2022 का। सो क्वांटम मैकेनिक्स की अगर हम बात करें, बेसिकली जो बेसिक थ्योरी होती है फिजिक्स की वो फेल हो जाती हैं एट सब एटॉमिक लेवल। फिजिक्स में हम क्या है, अक्सर हमने मैक्रो लेवल पर ही बात की है, जैसे कि ग्रेविटेशनल वेव्स हो जैसे कि ग्रेविटेशनल वेव्स हो गई एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है, पुल है। सो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे जो न्यूटन्स की लॉज हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं वो सब एटॉमिक लेवल पे क्या है, एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये सब एटॉमिक लेवल को एज अ पैकेट क्वांटम स्टडी करना ही क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स कहलाता है, राइट। सो बेसिकली जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, वो क्वांटम फिजिक्स का एक कॉर्नर स्टोन है जिसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्वांटम केमिस्ट्री एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस, ये सभी फील्ड्स जो है इंक्लूडेड है। सो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स में कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हाइजेनबर्ग है। हमने पिछली क्लासेस में भी देखा था कि हाइजेनबर्ग का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है व्हेन इट कम टू द क्वांटम फिजिक्स, जिसमें उन्होंने एक अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल जो दिया है जिसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग, एक इलेक्ट्रॉन का स्पीड और उसका लोकेशन, यानी कि उसकी वेलोसिटी और उसका लोकेशन, दोनों ही पैरामीटर्स को साइमल्टेनियसली फाइंड करना या साइमल्टेनियसली असेस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप स्पीड असेस करने, यानी कि अगर आप वेलोसिटी असेस करने जाएंगे तो लोकेशन खो बैठेंगे, और अगर आप लोकेशन असेस करते हैं तो वेलोसिटी का एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम केमिस्ट्री में, और यही क्वांटम केमिस्ट्री और क्वांटम फिजिक्स एंड मैकेनिक्स को यूज करके अब जो है क्वांटम कंप्यूटिंग की जो टेक्नोलॉजी है हम विश्व भर में यूज कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज की। सो बेसिकली केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया है क्लिक केमिस्ट्री को, और 3 अवार्ड दिए गए हैं। क्लिक जो कम्स है ना, वो एयरक्राफ्ट की जो सीट बेल्ट होती है, जब उसे बांधते हैं तो एक क्लिक की आवाज आती है। सो बेसिकली वहीं से इस केमिस्ट्री का नाम डिजाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि एक कंपाउंड या किसी भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल को दूसरे किसी कंपाउंड या दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रीडिली रिएक्ट करवाना, राइट, इन अ क्लिक। तो इस वजह से इस केमिस्ट्री का नाम रखा गया है क्लिक केमिस्ट्री। यानी कि बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस इजीली फिट हो जाए, इन अ केमिकल रिएक्शन, अगर कोई कंपाउंड या फिर कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है वो इजीली फिट हो जाता है या फिर इजीली रीडिली क्लिक हो जाता है, उससे केमिकल रिएक्शन की इफिशियंसी जो है वो इम्प्रूव होती है। इसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं दे शुड बी मेड फॉर ईच अदर, तभी तो क्लिक की कंडीशन बनेगी, तभी तो फिट की कंडीशन बनेगी, राइट। Ensuring that the reaction. Now the click strategy, it emphasized replicating nature efficiency, not its procedure or result. So basically ये जो क्लिक स्ट्रैटेजी है जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है, वो रिएक्शन की सिर्फ एफिशिएंसी की बात कर रहा है, उसके रिजल्ट और प्रोसीजर से रिलेटेड नहीं है। ये जो क्लिक केमिस्ट्री है वो रिएक्शन की सिर्फ एफिशिएंसी से रिलेटेड है। उसका क्या आउटकम आएगा और उसका क्या प्रोसीजर होगा वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका एफिशिएंसी चेंज हो रहा है। नाउ बेसिकली क्लिक केमिस्ट्री की अगर हम कुछ एप्लीकेशंस देखें तो जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है वो काफ़ी सारे केमिकल्स को सिंथेसाइज करते हैं, नेचुरल केमिकल्स वो सिंथेसाइज होते हैं, सिंथेटिक केमिकल्स भी बनाए जाते हैं।
ड्रग प्रोडक्शन जनरेट करता है लगभग 25 to 100 kg ऑफ केमिकल वेस्ट एवरी किलोग्राम, यानी कि अगर 1 किलोग्राम ऑफ ड्रग बनता है तो 25 to 100 kg ऑफ केमिकल कंपाउंड जो है वो वेस्ट होते हैं। क्लिक केमिस्ट्री के यूज से इसी वेस्टेज को क्या है रिड्यूस किया जा सकता है। तो क्लिक केमिस्ट्री में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है? बेसिकली 3 लोग हैं जिन्हें क्लिक केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया है। सबसे पहले हैं कैरोलाइन आर बर्टोजी, दूसरे हैं मॉर्टन मेल्डाल एंड तीसरे हैं के शार्पलेस। सो जो के शार्पलेस है उन्होंने ये पता लगाया कि जो कॉपर है एज अ कैटलिस्ट जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको सबको रिमूव कर देता है एक नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड को बनाने के लिए। अगर एक नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड बनाना है तो कॉपर कैटलिस्ट यूज करके जितने भी बाय प्रोडक्ट्स होंगे उनको रिमूव किया जा सकता है। सो बेसिकली एक टारगेटेड कंपोनेंट है जिसमें टारगेटेड बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, वेस्टेज कम होगी। बेसिकली ये इनका क्या था, एक ऑब्जेक्टिव था। क्लिक केमिस्ट्री जो है सेल केमिकल प्रोसेसेस में भी ऑपरेट कर सकती है, जैसे कि कैंसर मेडिसिन की टेस्टिंग हो गई एंड एडवांस्ड कैंसर ट्रीटमेंट हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अल्जाइमर्स डिजीज, राइट। सो बेसिकली एक मेडिसिन जो है रिलेटेड विद द अल्जाइमर्स डिजीज उसे बनाया गया है इस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, जिसका नाम है लेकानिमैब, राइट। तो उसी से रिलेटेड अब हम बात कर लेते हैं कि अल्जाइमर्स डिजीज क्या होती है। बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन सेल्स क्या करते हैं, ब्रेन सेल्स अट्रोफाई कर जाते हैं। ये जेनेटिक भी हो सकता है, ज़्यादातर केसेस में जेनेटिक होता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एजिंग भी अल्जाइमर्स डिजीज हो सकता है। ब्रेन सेल्स एट्रोफाई करने की वजह से पॉसिबिलिटी है कि भूलने की बीमारी हो सकती है, यानी कि फॉरगेटफुलनेस जो है बढ़ सकती है, फॉरगेटफुलनेस हो सकती है, लैक ऑफ अटेंशन है। सो बेसिकली जो अल्जाइमर डिजीज है वो ब्रेन सेल्स में एक टाइप के प्रोटीन के बिल्डअप की वजह से होता है जिसको बोलते हैं टाउ या फिर अमाइलॉइड प्रोटीन, जो कि प्लाक फॉर्म कर देते हैं ब्रेन सेल्स के सराउंडिंग्स में, जिसकी वजह से स्लोली जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो अट्रोफाई करना शुरू कर देते हैं एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि अटेंशन डिफिसिट होने लगते हैं जो पर्सन अल्जाइमर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। मेमोरी लॉस भी पॉसिबल है, अटेंशन डिफिशिएंट तो है ही। देन सोशल एंगेजमेंट भी कम होता चला जाता है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रेन के इस प्रॉब्लम से जो एक पर्सन की नॉर्मल और हेल्दी लाइफ है उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं एंड पर्सन को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। अल्जाइमर्स डिजीज एक इनक्योरेबल ब्रेन डिजीज़ है जिसमें सेल्स की डेथ हो जाती है। ज़्यादातर ये विमेन में कॉमन है, प्रेजेंटली इनक्योरेबल है। हालांकि ट्रीटमेंट के ऑप्शंस जो है वो उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है जिससे कि ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, बिहेवियर मैनेजमेंट किया जा सकता है और साइंस जो है इस डिजीज़ के उनको डिले किया जा सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लासा फीवर, राइट। बेसिकली एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी, उसमें ये पता लगाया है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो लासा डिजीज़ है वो सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट में आने वाले 50 ईयर्स में क्या है फैलना शुरू हो जाएगी। और कौन से कॉन्टिनेंट की बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पे अफ्रीका की बात हो रही है। सो बेसिकली लासा फीवर जो है वो एक जूनोटिक इलनेस है, यानी कि जानवरों से ह्यूमन बीइंग में स्प्रेड होती है एंड जानवर कौन सा है, वो है रैट। इसको कॉज कौन करता है, एरेनाविरिडे लासा वायरस, एरेनाविरिडे लासा वायरस। ये मल्टी मैमेट रैट्स जो होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है, जो कि ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल अफ्रीकन नेशंस में प्रेजेंट होते हैं। उनके यूरिन और ड्रॉपिंग से क्या है एंड ह्यूमन के कांटेक्ट में आने से ये डिजीज़ फैलती है। ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट भी इस डिजीज़ को क्या है डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि ये कंटेजियस डिजीज़ है। ह्यूमन टू ह्यूमन इंट्रैक्शन से ये डिजीज़ स्प्रेड होती है। हॉस्पिटलाइज्ड इंडिविजुअल्स जो है उनकी डेथ रेट काफ़ी हाई होती है और 80% से ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। एट प्रेजेंट उसके लिए कोई भी वैक्सीनेशन जो है अवेलेबल नहीं है, मगर लासा फीवर थेरेपी के लिए रिबाविरिन को क्या है अप्रूव
यूटिलाइज किया जाता है, रूटीनली इसे यूटिलाइज किया जाता है। हालांकि अभी एट प्रेजेंट क्या है, ये अनअप्रूव्ड है। इसका नाम है रिबाविरिन। सपोर्टिव केयर यूज किए जाते हैं जिसमें हाइड्रेशन, ऑक्सीजनेशन एंड डिजीज रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए जो है कुछ वैक्सीनेशंस भी दिए जाते हैं। सो दिस वाज अबाउट द लासा फीवर। Now let us talk about the Nobel Prize in Medicine and Physiology. So basically 2022 का Nobel Prize in Physiology it went to a Swedish person जिनका नाम है Samantha Pabo. So इन्होंने अपनी स्टडीज के लिए इस प्राइज को विन किया है जो कि ह्यूमन इवोल्यूशन और एक्सटिंक्ट होमिनिन से रिलेटेड है। जो सवांत पैबो है उन्होंने एक नया मेथड डेवलप किया ताकि जो जीनोम है उन्हें उसको कंपेयर किया जा सके बिटवीन द कंटेम्प्रेरी ह्यूमंस, निएंडरथाल्स एंड द डेनिसोवांस। बेसिकली निएंडरथाल्स एंड डेनिसोवांस जो क्या है वो ह्यूमन इवोल्यूशन में एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, पर्टिकुलर लिंक थे जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और फिलहाल जो ह्यूमन स्पीसीज मौजूद है अर्थ पे वो हमारी स्पीसीज है। तो निएंडरथाल्स और डेनिसोवंस क्या है, एक्सटिंक्ट हो गए थे। इन्होंने निएंडरथाल के जीनोम को क्या है रिकंस्ट्रक्ट किया फ्रॉम बेसिकली ह्यूमंस की एक रिलेटिव स्पीसीज है कंटेम्प्रेरी ह्यूमंस की जो कि लगभग 30,000 साल पहले क्या हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी। उन्होंने प्रूव किया कि जो कंटेम्प्रेरी ह्यूमंस हैं और जो निएंडरथाल्स हैं उनके जो प्रोजेनेटर हैं लगभग 6 लाख ईयर ओल्ड प्रोजेनेटर हैं। यानी कि दोनों भी जो है वो सेम ही स्टेज से आते हैं, यानी कि एक ही प्रोजेनेटर रहे होंगे जिससे फिर उसके बाद इवोल्यूशन के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन दो सेपरेट ब्रांचेस फॉर्म हुई जिसमें एक थे निएंडरथाल्स और दूसरे थे ह्यूमंस। क्लियर? नाउ लेट अस टॉक अबाउट उनके प्रोसीजर के बारे में। सो बेसिकली जिस समय निएंडरथाल्स जीवित थे उसी समय एक और ह्यूमन सब स्पीसीज रहा करती थी जिसका नाम है डेनिसोवंस। तो उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो निएंडरथाल्स हैं, मॉडर्न ह्यूमंस हैं एंड डेनिसोवंस हैं जो को एग्जिस्ट किया करते थे वो इंटरब्रेड किया करते थे लगभग 20,000 ईयर्स अगो। उन्होंने डेनिसोवन और निएंडरथाल का एक हाइब्रिड स्केलेटन भी फाइंड आउट किया और इसी की वजह से उन्होंने कंक्लूड किया कि ये दो सब स्पीसीज के बीच में क्या है, इंटरब्रीडिंग हुआ करती थी। क्लियर? इंटरब्रीडिंग हुआ करती थी लगभग 20,000 ईयर्स अगो। क्लियर? सो उन्होंने इस नए मेथड को डेवलप किया ताकि क्लीन डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा सके ह्यूमन फॉसिल से। लगभग 10,000 साल पुराने ह्यूमन फॉसिल से एक क्लीन डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जा सके और उससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या है, इंटरप्रेट किया जा सके। क्लीन डीएनए का क्या मतलब होता है? बेसिकली डीएनए विदाउट एनी कंटैमिनेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एनसीलेडस ओशन। सो रिसेंटली साइंटिस्ट ने सैटर्न के मून के सरफेस पर क्या है, लाइफ को फाउंड किया है। और मून कौन सा है? एनसीलैडस। तो बेसिकली सैटर्न के ढेर सारे मून्स में से एक मून है एनसीलैडस। इसकी आइस की सतह के नीचे क्या है, ओशंस की फाइंडिंग है। लाइफ सस्टेनिंग डिजॉल्व फॉस्फोरस क्या है, अबंडेंट है। यानी कि वो फॉस्फोरस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने टिश्यूज में यूज करते हैं वो इस ओशन में अबंडेंट में मिलता है। सो जो अंडरग्राउंड लिक्विड वाटर है एनसीलैडस पे, इसे स्पेसक्राफ्ट कैसिनी मिशन था जो सैटर्न के लिए ही बनाया गया था, जिसने सैटर्न को लगभग 13 इयर्स तक ऑर्बिट किया। उसने इसी अंडरग्राउंड लिक्विड वाटर को डिस्कवर किया था और इसी अंडरग्राउंड लिक्विड वाटर में लाइफ सस्टेनिंग फॉस्फोरस जो है, लाइफ सस्टेनिंग फॉस्फोरस वो अबंडेंस में है। सो बेसिकली जो आइस ग्रेन्स हैं, वाटर वेपर है, वो मून्स के फ्रैक्चर सरफेस पे क्या होते हैं, इमर्ज होते हैं। यानी कि जैसे कि अगर मान लीजिए ये मून है, यहाँ पे कोई फ्रैक्चर्ड सरफेस है तो अंडरग्राउंड आइस ग्रेन्स और वाटर वेपर क्या है, इरप्ट करेंगे और इसी से क्या है, एक प्लूम फॉर्म होता है। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि नासा एक पिक्चर रिलीज करता है कि सैटर्न का मून है एनसीलैडस और यहाँ से कुछ प्लूम्स इस तरीके से निकल गए हैं। सो दीज प्लूम्स आर नथिंग बट कि ये अंडरग्राउंड जो ओशन है वहाँ से जो वाटर वेपर है वो इरप्ट होते हैं। ज्यादातर जो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ में वो फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरस एक एलिमेंट है जो यूज करते हैं, जिसमें जो कि सेल मेम्ब्रेन, बोन, टीथ, एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल जैसे कि एटीपी हो गया, जीडीपी है, एफएडीपी है, एक्सेट्रा, एनएडीपी है,
डीएनए आरएनए भी ये सारा जो फास्फोरस से प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली फास्फोरस क्या है, लिविंग टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। अगर हम ह्यूमंस एनिमल्स की बात करें, प्लैंकटन्स, माइक्रोबायोटा, किसी भी चीज की बात करें तो वो सभी के सभी क्या है, फास्फोरस से बनते हैं। फास्फोरस की अवेलेबिलिटी इस मून के फ्रोजन क्रस्ट के बीनीथ जो ओशन है, अभी फिलहाल के लिए क्या है, अननोन है। मतलब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन या डेटा इसके रिगार्डिंग अवेलेबल नहीं है। मगर कासिनी ने ये एक्सपेक्ट किया है कि एक्सेप्शनली सॉल्युबल फॉस्फेट जो मिनरल है वो डेफिनेटली इस ओशन, इस अंडरग्राउंड ओशन जो कि सैटर्न के इस मून पर है जिसका नाम है एनसेलेडस, वहां पर पॉसिबिलिटी है कि मिल सके। सो इस लेक्चर में इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग परफेक्शन आईज। हैव अ नाइस डे।